तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आप ध्यान देंगे। यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट जो मैंने ऑब्जेक्टिव था इसको मैंने नोट्स में पहले तैयार किया था इसी वर्ष, तो ये भी मैं आपको रिवीजन करा देना चाह रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाए मेरे मित्र। इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा मेहनत लगे तो क्या होगा, अच्छा से आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो यहाँ दोस्त ध्यान दीजिएगा, आप जो भी हो, भाई बहन हो, वो भी अच्छे से इसको पढ़ करके जाएंगे। है कि यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि इसे याद कर लें, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वह ओम होता है, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, या विद्युतीय विभव भी पूछा जाए तो उसका भी वोल्ट होगा। हमने बताया था कि 1 जूल बटा 1 कूलम्ब को हम 1 वोल्ट बोलते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि 1 जूल बटा 1 कूलम्ब किसके बराबर होगा तो 1 वोल्ट। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। 1 जूल बटा 1 कूलम्ब बराबर 1 वोल्ट होता है। उसी तरह से फिर आपका है कि विद्युतीय शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जिसको जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं, यानी कि जूल प्रति सेकंड ही वाट है, ठीक है। विद्युतीय शक्ति कुछ नहीं है, प्रति सेकंड कितना कार्य हो रहा है, विद्युतीय कार्य, वही आपका विद्युतीय शक्ति होता है। विद्युतीय कार्य करने की दर को ही विद्युतीय शक्ति कहा जाता है। पिछले वीडियो में भी हमने रिपीट किया था। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये भी मैंने चर्चा किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, या शुद्ध जो विलयन होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह भी 7 होता है। उसके बाद आपको याद रखना है, आपको मालूम होगा जब क्रियाशीलता श्रेणी पढ़े होंगे रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में, तो मालूम चला होगा कि सीसा जो होता है सबसे नीचे होता है अभिक्रियाशीलता में, अर्थात सीसा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। पूछा जाए आपसे कभी कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो सीसा। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। कोयला भी जो होते हैं ना, वह कई किस्म के होते हैं। जो सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला होता है, सबसे अच्छा वेराइटी का, उसको एंथ्रासाइट बोलते हैं, ठीक है। और निम्न कोटि में जैसे बिटुमिन्स हो गया, ये सब निम्न कोटि का कोयला हो गया। ये सब आपको भूगोल में भी काम देगा। तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश कहने का सेंस है कि यहाँ वायु इतनी वेग से चलती है, जिससे कि यहाँ पवन ऊर्जा काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। पवन ऊर्जा का कहने का सेंस है कि यहाँ जो पवन चक्की होता है, बाइंड मिल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके सहारे से विद्युत धारा तथा कई तरह के कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसलिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ये एनडीए में भी आया था ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा देश को पवनों का देश के नाम से भी जाना जाता है, तो डेनमार्क को। ऊर्जा का व्यवसाय मात्रक किलोवाट घंटा होता है। जो ऊर्जा का जो व्यवसायिक मात्रक होता है, व्यवसायिक कहने का सेंस है कि जैसे कि हम लोग कोई भी काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, उसी तरह से जो बिजली का भी कंपनी होता है वह प्राइवेट कंपनी है। आपको मालूम होगा कि जो हमारे यहाँ बिजली प्राप्त होती है वह SPDCL के द्वारा प्राप्त होता है, साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन, SPDCL, साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। दक्षिण बिहार विद्युत निगम। उसके बाद है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये भी आपका कई बार पूछा गया है। या ऐसे भी कर दिया जा सकता है ऑप्शन में, अगर हम दशमलव को यहाँ हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 36, और दशमलव को हमने हटा दिया तो दशमलव के बदले नीचे एक 0 आ जाएगा, जिसको हम 10 के पावर 5 जूल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ऐसे भी कभी कभी दे दिया जाता है, तो इसके आप परेशान नहीं होंगे। आप आसान से समझ करके बनाएंगे। प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करने से आप पहले ध्यान दें कि जो ऑप्शन दिया गया है वह आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं। कहने का सेंस है कि इतना आपको आसान एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें आप आसानी से टॉप कर सकते हैं, अच्छा पोजीशन ला सकते हैं अपना बिहार में, लेकिन आपको समझदारी से काम करनी होगी, धैर्य बना करके काम करना होगा। विद्यार्थियों को धैर्य का पतवार लेकर के चलना चाहिए, जिससे कि वह अच्छे कर सकें। लेकिन जैसे प्रश्न अभी कभी हल्का आ गया तो हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में खुश हो जाते हैं, और उसके बाद कई हल्के प्रश्नों को भी गलती कर देते हैं। तो मेरे मित्रों, ऐसे गलती आप ना दोहराएं।
ये आपकी अच्छे मार्क्स लाने में बाधा बन सकता है। पहले प्रश्नों को कितना भी हल्का क्यों ना हो उसे एक बार हम पढ़ लेंगे, उसमें क्या जाता है हमारा, पढ़ लेंगे। उसके बाद चूंकि हमको 50 प्रश्न का ही जवाब देना है, कल तो आपका साइंस है तो 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होते हैं। मतलब प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब होता है कि किसी कण से टकरा करके प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, जिसको ठेठ भाषा में कह सकते हैं छितरा जाना, स्कैटर हो जाना। इसीलिए इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी के कारण सूर्य उगते और डूबते समय हल्का लाल मतलब रक्ताभ, रक्त के जैसा प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब रिएक्शन संपन्न होगा, उसके बाद जो है उससे हीट बाहर आएगा, हीट के रूप में एनर्जी बाहर आएगा, तो उसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल, जब हम कली चूना पर जल डालते हैं तो इससे ऊष्मा उत्सर्जित होता है। या आप घर पर भी करके देख सकते हैं, कभी भी आप बाजार से चूना ला करके उस पर जब जल दीजिएगा तो देखिएगा कि धुआं टाइप का हल्का हल्का निकल रहा है, तो बस कुछ नहीं, समझ लीजिए कि वही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब रिएक्शन के फलस्वरूप ऊष्मा का बाहर निकलना। उसके बाद है आपका विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित माने हटा देता है और उसके जगह अपना स्थान ले लेता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब जो ज़्यादा रिएक्शन वाला है, आप भी जैसे इसको एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई मजबूत आदमी है तो कमज़ोर आदमी को मतलब वह हटा देता है वहाँ से, उसी प्रकार से यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया यह है जो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, वह कम रिएक्टिव एलिमेंट को विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे CuSO4 के जलीय विलयन में जब हम लोहा का छड़ डालते हैं तो वो जो होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि लोहा जो होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है इसीलिए, और उसका स्थान ले लेता है। इसका प्रैक्टिकल में शायद आपको लेबोरेटरी में कभी लिया, स्कूल में होता होगा, हाई स्कूल में तो आप गए होंगे कभी, इसका प्रयोग हम लोग के टाइम में ऐसा प्रयोग हुआ था। ये देखा गया था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग चाबी के रिंग डाले थे तो देखे थे कि बिल्कुल मतलब उससे मतलब वो जो होता है कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आप प्रयोग भी करके इसको देख सकते हैं। उस तरह से दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है FeSO4 का जलीय, AQ मतलब होता है जलीय विलयन, एक्यूअस सॉल्यूशन, AQ ये लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। उसके बाद है जिंक, मतलब इसमें जिंक फेरस सल्फेट के विलयन में जब जिंक धातु हम डालते हैं तो क्या होता है कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है लोहा से, इसलिए जो होता है लोहा को ये विस्थापित कर देता है और खुद जिंक सल्फेट का मतलब ये विलयन बना लेता है अपने आप में। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जा सकता है आपसे 2 अंक में कि विद्युत धारा क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप कहेंगे कि आवेश के सतत प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, या कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। सतत मतलब कि लगातार, और इसे I से सूचित करते हैं, I = dQ/dt। इस फार्मूला को भी आप लिख देंगे ताकि आपको अंक 2 में 2 मिल जाए। ठीक है, विद्युत धारा क्या है, तो आवेश के सतत प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड बाई I एंड I = dQ/dt। जो इंग्लिश वाले होंगे वो भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, विद्युत धारा क्या है। उसके बाद है कि इंद्रधनुष क्या है या इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लिखेंगे, यहाँ देखिए हमने अपने भाषा में लिखा है, इसलिए चूंकि आपको एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर पर भी लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव मतलब कि जितना संभव हो सके अपने ही शब्द में उत्तर दें, किताबी भाषा में नहीं उत्तर दें। तो यहाँ लिखा गया है कि वर्षा होने के पश्चात, मतलब वर्षा जब हो जाती है उसके बाद सूर्य के उगने के विपरीत दिशा में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, मतलब आकाश में, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं।
इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इसको बताने की आपको आवश्यकता नहीं कि कौन कौन 7 रंग होते हैं, आपने ट्रिक से याद भी किया होगा, बैजानी, हप्पी, नीला या भीव गयोर। ठीक है, तो उसको भी आप रंग की भी चर्चा कर देंगे जब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो। उसके बाद यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो एक साइड हमने धातु लिखा है, दूसरे साइड अधातु लिखा है, तो इसका आप अंतर जो है अपने से पढ़ लेंगे। क्योंकि दोस्तों आपका ज़्यादा समय लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कल आपको एग्जाम देना है, इसलिए आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको मैं केवल आपको मतलब शो कर दे रहा हूँ, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पेज में देखिए कुछ यहाँ ऑब्जेक्टिव भी मतलब हम मतलब करवाए थे, मतलब एक दोस्त था उसी को मतलब देते थे बनाने के लिए, इसको भी आप देख लेंगे। ये मेरा भाई ही है, इसको मतलब दिए थे बनाने के लिए, तो ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ही उसको क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने इसमें समावेश किया है, इधर भी आप देखेंगे, इसको आप भी एक बार सॉल्व कर लेंगे। जो प्रश्न में डाउट रहेगा हमें कमेंट में लिखेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, हम वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और हम आपके एग्ज़ाम की आगामी शुभकामना देते हैं कि आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर जाए और अच्छे अंकों के साथ आप अपने भविष्य को सुनिश्चित करें दोस्तों। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक भी करें और नहीं अच्छा लगे दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप देख लेंगे वही बहुत होगा। ठीक है भाई।